श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी भोलेनाथ, सोमदेव तथा चंद्रदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर। अभिनंदन करते हैं आपका आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य के भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और उसके पहले भाग का लघु रूप जो आपके सुझावों के अनुरूप है, हम अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं और पंचांग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि पंचांग की परिभाषा, पंचांग की उपयोगिता क्या है आज के युग में। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, जिस और आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के जीवन में हम भूमिका को देखते हुए हम सब अनुसरण करते हैं, ताकि आप उसके अनुसरण कर अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाने बनाते हैं। साथ ही साथ हमारा सुझाव है कि आप इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम माध्यम बने और माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए पंचांग के 5वें अंक पर चलते हैं। इसके पूर्व कि पंचांग के 5वें अंक पर हम चलें, देखते हैं कि आज का 5वां भाग क्या क्या है। तो दैनिक पंचांग का 5 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला भाग, जिसमें पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है, और यह विस्तार से ग्रहों के गोचर की स्थिति बताता है। पंचांग मुहूर्त की चर्चा है और पंचांग मुहूर्त के इसी भाग में से पंचांग मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते हैं। दूसरा भाग, जिसे ताराबलम कहा जाता है, जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है और आज जो गोचर कर रहा है डायनेमिक रूप से, दोनों का मिलाप कहाँ है और इसके अनुसार आज का दिन कैसा। इसे यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसकी चर्चा हम विस्तार से वहां करेंगे, जो कि जातक के जीवन भर के ग्रहों की स्थिति के बारे में और जानने के लिए बहुत ही सटीक तरीका है। तीसरा भाग, चंद्रमा स्थायी रूप से जन्म राशि में जहां है और आज जन्म राशि में जो गोचर कर रहा है, उसका फल, उसके अनुसार आज का दिन कैसा हो। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है, जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को इसको करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज दैनिक कार्यों में तथा विशेष कार्यों में काफी उपयोगी है। तो इसकी चर्चा हम चौथे भाग में करें। और 5वां और अंतिम भाग, अंक ज्योतिष, जो आजकल के दुनिया में अंकों का साम्राज्य है और अंक ज्योतिष की महत्ता काफी बढ़ गई है, इसलिए अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कैसा है, यह हम जानें। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। पंचांग के पहले भाग, आज का दिनांक 4 अगस्त 2025, माह श्रवण पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947, विश्व वसु विक्रम संवत 2082, कलायुग कलयुग का 5126 वक्त। सूर्योदय 5:18 पर, सूर्यास्त 6:33 पर। दिशा सूल आज का पूरब है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने के बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध पीकर सेवन करें। सनराइज एट 5:18 AM, सनसेट एट 6:33 PM। आज का दिशा पूर्व है,
फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुनता है। आज का पंचांग के पांचों अंक: वार सोमवार, तिथि दिन के 11:41 तक दसवीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:12 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठ। और चूंकि ज्येष्ठा नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश कर रहा है, तो गंडमूल का भी आरंभ होने की संभावना है। योग प्रातः 7:05 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, दोनों शुभ। करण दिन के 11:41 तक गर्भ, उसके बाद देव मध्य रात्रि 0:31 तक वनिश, और फिर वृष्टिपत्र। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हुए भोलेनाथ का वास देखते हैं कि आज कहाँ है। तो शिव का वास जब तक दसवीं तिथि है, यानी दिन के 11:41 तक, तब तक वे सभा स्थल पर है, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद वे क्रीड़ा स्थल में जाते हैं, जो कि वह भी शुभ नहीं है। ओम नमः शिवाय, सबका कल्याण करें। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:22 तक, अमृत काल देर रात्रि 1:47 से 3:32 तक, सर्वात सिद्धि योग प्रातः 5:18 यानी सूर्योदय से प्रातः 9:12 तक, रवि योग प्रातः 5:18 से कल 5:18 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब कोई भी योग सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होता है, तो उसे अहोरात्रि बोलते हैं। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:01 तक, गोधूली बेला संध्या 6:33 से 6:55 संध्या तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:17। इस प्रकार निशिता मुहूर्त रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए श्रेष्ठ हुआ करते। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:57 से 8:36 प्रातः तक, गुली काल अपराह्न 1:25 से 1:14 अपराह्न तक, यमगंड दिन के 10:16 से 11:55 तक, वज्रमुहूर्त अपराह्न 3:19 से 5:03 तक, भद्रा देर रात्रि मध्य रात्रि 0:31 से 5:18 तक, और गणमूल प्रातः 9:12 से 5:18 यानी सूर्योदय। तो भद्रा और गणगौर कल के सूर्योदय तक, और उसके पश्चात। ये रहे पंचांग के बाद पांचों अंक, और भद्रा का वास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। चलते ग्रहों के गोचर की स्थिति, जो स्थानीय पटना के 5 बजे प्रातः का है। मंगल देव को छो से सभी ग्रह सूर्य से शनि तक मजबूत स्थिति में, शक्तिशाली। राहुदेव केतुदेव अभी भी वृद्धावस्था में है, वे कमजोर है। और मंगल देव भी शिशु अवस्था में है, जो कि ग्रह का वो गोचर किए हैं, और वह कमजोर अवस्था। इस प्रकार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 4 ग्रह, सन राशि में 2 ग्रह, और अपनी राशि में 2 ग्रह। ग्रहों की शक्ति अब नक्षत्र के अनुसार। हाँ, बुध बुध की राशि में 3 ग्रह, चंद्र की राशि में 2 ग्रह, और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें, तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, और सौ नक्षत्र में 1 ग्रह। बृहस्पति और राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, और राहु बृहस्पति के नक्षत्र। केतु, चंद्र, मंगल 3 ऐसे ग्रह हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं। और शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, केतु, चंद्र, मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। ये रहे हमारे
दैनिक पंचांग के पहले भाग की। दूसरे भाग में हम आपको लेकर चलते हैं, जो कि ताराबलम के अनुसार आज का दिन कैसा होगा। और ताराबलम पर जब हम चर्चा करते हैं, जो कि नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, तो नौ तारा चक्र के ऊपर चर्चा किए बिना ताराबलम की चर्चा करना यह ठीक नहीं जचता। तो चलिए नौ तारा चक्र पद्धति पर संक्षेप में बताते हैं। ग्रहों का मन नक्षत्र होता है और नक्षत्रीय ग्रह के मन होते हैं। ताराबलम के अनुसार चंद्रमा के जिस नक्षत्र में है, आज गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार फल देखते हैं। जबकि नौ तारा चक्र पद्धति पर जीवन भर के लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं, अच्छे परिणाम देने वाले हैं, कौन से चल रहे चुनौती देने वाले हैं, यह देखा जाता है। कौन सी दशा महादशा अच्छे होंगे, जब हम जान जाए कि कौन सा ग्रह अच्छा होगा, कौन सा ग्रह खराब होगा, तो दशा महादशा का परिणाम भी हम उसे जान सकते हैं। उसी तरह से जन्म कुंडली में ग्रह अगर बहुत मजबूत स्थिति में है, किंतु नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार अच्छी स्थिति में नहीं है, तो फिर अच्छा फल कहां से दें। और जीवन से पर्यंत, मृत्यु से, जन्म से मृत्यु तक हम जिनके साथ रहते हैं, जिन लोगों से संपर्क होता है, वे हमारे लिए कितना सुखदायी फलदायी है, यह इसी से जाना जा सकता है। तो चलिए नौ तारा चक्र पद्धति पर थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देते हैं। और चूंकि नौ तारा चक्र पद्धति बहुत ही उपयोगी है, सटीक इसके परिणाम होते हैं, इसलिए हमने इसका अलग से वीडियो भी डाला है, क्योंकि यह अद्भुत पद्धति और विश्व सूत्रों से प्राप्त जानकारी हुई है कि बहुत से पीड़ित लोगों से नौ तारा चक्र पद्धति पर आकलन कर जातकों को जानकारी देकर अच्छी अपनी कम अपनी गाढ़ी कमाई का अच्छा अंश वे गंवा बैठते हैं। और आप नवतारा चक्र पद्धति से कौन सा ग्रह आपके लिए सटीक अच्छा है, कौन सा नक्षत्र अच्छा है, आप यहीं पर से जान सकते हैं। चलिए ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र ग्रहों के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो संक्षिप्त में परिचय नवतारा चक्र पद्धति पर हम देते हैं। नवतारा चक्र पद्धति में ग्रह के नक्षत्र कुल 27 होते हैं, लेकिन ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 ग्रहों से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए तो सभी 27 नक्षत्रों को नौ नौ भाग में बांट कर, यानी नौ नौ नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखें और 3 श्रेणी में रखकर ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। और जब महादशा के क्रम में रखा गया, तो पहला ग्रह जो बने, पहला ग्रह जो है केतु देव है, ये पहले ग्रह में महादशा दशा के अनुसार बने। दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि और नौवां बुध। और इनको उसी क्रम में रखा गया, महादशा के क्रम। अब नक्षत्रों को इसे जोड़ने के लिए हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु को मिला। उसी तरह से दूसरा, 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र को गया। चौथा, 13वां और 22वां नक्षत्र के समूह का स्वामी चंद्रमा बने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र के स्वामी बुधदेव बने। अब फलित और इस प्रकार यह सूची इस प्रकार बन गई। केतु देव, अश्विनी, माघा, मूला, जो क्रमशः ये पहला, 10वां, 20वां नक्षत्र होते हैं, उनके स्वामित्व केतु देव को। और इसी प्रकार देखें सभी ग्रहों का स्वामित्व पहले और दूसरे, तीसरे श्रेणियों में से जो ग्रह की संख्या है, उसी संख्या से लेकर उनका स्वामित्व दिया गया। यह सूची बहुत ही उपयोगी है, इसे आप सहेज कर रखें। अब फलित कैसे करते हैं, तो मान लीजिए किसी जातक का जन्म भरनी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होगा, तो गणना यहां से शुरू होती है, पहला ग्रह शुक्र बनता है। पुनः बता दें, यदि किसी जातक का जन्म शुक्र के नक्षत्र में, यानी भरनी, पूर्वा फाल्गुनी
और पूर्वाषाढ़ा में होता है तो उसके स्वामी शुक्र शुक्र बनते हैं और गणना यही से आरंभ होती है। और पहला ग्रह जब शुक्र बने ये मिश्रित फल देते हैं। इसकी चर्चा थोड़ी देर आगे हम करते हैं। लेकिन वहां से आप देखें तो जो दूसरा ग्रह बनता है सूर्य, चौथा मंगल, छठा बृहस्पति और आठवां बुध, नौवां केतु, ये सभी जातक के लिए शुभ फल देने वाले लोग। और शुभ फल के जो परिणाम है, परिमाण है, मात्रा है, वो जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वैसे वैसे। साथ ही अब देखें कि जो पहला ग्रह है शुक्र, ये मिश्रित फल देता है, जो कि पीड़ा पर ज्यादा, सुख ही कम। क्योंकि जातक माँ के गर्भ में सबसे ज्यादा सुखी होता है, और जिस दुनिया में जब आया उसे कष्ट ही कष्ट है उसकी अनुभूति की, इसलिए मिश्रित फल होते हैं। और यहां से तीसरा, यानी शुक्र से तीसरा चंद्रमा हुए, वहां से पांचवा, यानी शुक्र से पांचवा, शुक्र से तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह बनते हैं, जो क्रमशः चंद्रमा, राहु और शनि बनते हैं, ये जातक के लिए विभिन्न प्रकार के पीड़ा, बाधा और अति पीड़ा देते हैं। तो यदि हमें मालूम हो गया कि कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक हैं, कौन सा ग्रह सुखदायक है, तो क्या दशा महादशा का फल हम नहीं जान सकते? जान सकते। और कौन से दशा का परिणाम शुभ फल होगा या कौन सा अशुभ होगा, यह भी जान सकते हैं। कौन से हमारे लिए चुनौती लेकर के आएंगे, कौन से अच्छे फल लेकर आएंगे, यह भी हम जान सकते हैं। और इसी तरह से हम ग्रह जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हुए हैं, वह भी, उसका भी परिणाम हम देख सकते हैं कि ग्रह की स्थिति कैसा फल देगी। और अंत में हम इससे यह भी जान गए कि पहला तीसरा ग्रह के नक्षत्र जो बने, तीसरा, पांचवा, सातवां के नक्षत्र जो बने, वे वो ऐसा व्यक्ति, उस नक्षत्र का व्यक्ति हमारे साथ जब भी जुड़ेगा तो पीड़ादायक, चाहे वो घर का हो या बाहर का। और पीड़ा किसी भी रूप में हो सकता है। हो सकता है कि आप कमाने वाले व्यक्ति हो, दूसरा बीमारी व्यक्ति, आप उसी की सेवा में पूरा पैसा गवा रहे हैं, परेशान। तो इस तरह से आप यह देख सकते। तो इस प्रकार हम कौन से अच्छे व्यक्ति हमारे संपर्क में है, कौन बुरे व्यक्ति संपर्क में है, या किन के लिए हम सुफलदायी हैं, किसके लिए नहीं है, यह भी हम जानते। तो बिजनेस पार्टनर यदि कर रहे हैं तो वो पार्टनर हमारे लिए सुखदायी है या नहीं, यह भी जान सकते। इसलिए नौतारा चक्रपति की जो अद्भुत पद्धति है, उस पर जो हमने वीडियो डाला है, उसमें भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी चर्चा की है। और नवतारा चक्र से हमने साबित करने का प्रयास किया है कि आपस में संबंध कितने अच्छे थे और कैसे थे, जो कि इतिहास के पन्नों के साथ साथ हर की जीवों पर। तो इस तरह से परिणाम हम ये देखते हैं कि जन्म पहला नक्षत्र जो होता है सुफलदायी नहीं होता, दूसरा संपद देता है, तीसरा विपद देता है, चौथा शुभ कल्याण कराता है, पांचवा, छठा, पांचवा अशुभ कर बाधा डालता है, छठा शुभ उपलब्धि के लिए है, आठवां बहुत अच्छा है, उल्लास, शुभ और उल्लास देता है, और नवा अति शुभ है क्योंकि मान सम्मान में भी कराता है। और इसी तरह से हम नवतारा चक्र पद्धति पर का आंख से आकलन करें। तो ये है ना अद्भुत पद्धति। आप जरूर वीडियो को देखें, सीखने का प्रयास करें और साथ ही साथ आकलन करने के प्रयास करें। यदि कोई कहीं पर आप रुक रहे हो तो हमें व्हाट्सएप कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं, आज का जो तारा बल है इसके अनुसार आज कैसा था। तो आज अगर हम देखें तो चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में 9:12 सुबह तक है, उसके बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र में जाते हैं, जो कि 9:12 के बाद। यदि जातक का जन्म भरणी पूर्वा, फाल्गुनी पूर्वा, आषाढ़ में है, तो जब पहला जो फेज होता है जो 9:12 तक है, वह नय धन्य में है, अति पीड़ादायक है। उसके बाद मित्र में है, जो कि अति सुखकारक है। तो ये अगर कोई कार्य आपको करने हैं
और 9:12 के बाद ये जातक यदि करते हैं तो शुभ फलदायी। कोशिश करना चाहिए कि नैधन्य, प्रत्ययी, विपत, जन्म, इन सभी में शुभ कार्य नहीं किए जाए और सावधानी बरती जाए ताकि कोई अशुभ समाचार न मिले। इसी तरह से यदि हम कोई जातक पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा हो तो पहला भाग संपत्ति देगा, दूसरा भाग विपत देगा। अब यह प्रश्न कुछ लोगों का सुझाव आया था कि उपाय क्या है, तो आपको उपाय के तौर पर बता दें कि उपाय सबसे पहला और अच्छा उपाय है कि आप उस मुहूर्त को, जो आज का दिन है, जो अवधि है, जो अशुभता का अवधि है, उसे त्यागें। इंतजार करें अगले शुभ फल का, शुभ समय का, और नहीं तो उसके पहले ही शुभ समय में उस काम को, इसका निष्पादन करें। इस प्रकार हम फलित कर सकते। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि कुछ तो उपाय होगा। तो बंधु, उपाय के तौर पर जो हम बताने जा रहे हैं वो सटीक नहीं, इसकी प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए रिस्क लेने के लिए आपको नहीं बोल, हम सलाह नहीं देते। फिर भी जानकारी है तो अगर आप रखना चाहें तो आपके समक्ष प्रस्तुत। जन्म तारा में अगर पड़ रहा है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में पड़ रहा है तो गुड़ दान, प्रत्यरी में है तो नमक दान, और नैधन्य है तो त्याजी मुहूर्त है, मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण दान। ये ग्रंथ में नहीं लिखा, कहीं छिटपुट किताबों में लिखा, लेकिन हर किताब में यही लिखा है कि अशुभ समय को त्याग, ताकि जीवन में शुभता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अब ले चलते हैं राशि के अनुसार आज चंद्रमा जहां गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा था, कि जिसे हम चंद्र बलन कहते हैं। तो चंद्रमा आज वृश्चिक राशि पर चलकर नीचे है, और राशि फल यदि देखा जाए, राशि के अनुसार देखा जाए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और जिस जातक का चंद्रमा जन्म कुंडली में वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ में है, यानी उसकी जन्म राशि, ये सब राशियां हैं वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ, उनके लिए दिनांक उत्पन्न तक है। वहीं कर्क, तुला और मीन राशि वाले जातक के लिए अशुभता है लेकिन कम है, ईश्वर का ध्यान रखें। और मेष, सिंह, धनु, तीनों आग्नेय राशि, सावधान रहें, खास करके वाहन चलाते समय वाद विवाद करते समय। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको चौथे भाग में ले चलते हैं। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है, और इसकी महत्ता को समझते हुए, उपयोगिता को समझते हुए, हमने चौघड़िया की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया, अलग अलग वीडियो डाला। संक्षेप में बताते चले कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और 7 ही दिन सप्ताह के होते हैं, इसलिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो आदि का चौघड़िया दिन का होता है वही अंत का चौघड़िया होता है। रात्रि का जो आदि का चौघड़िया होता है वही रात्रि के अंत का चौघड़िया हुआ करता है। तो इस प्रकार चौघड़िया का संबंध, सातों चौघड़िया का संबंध सातों दिनों से, और सातों दिन का संबंध 7 ग्रहों से है, क्योंकि सातों दिन के स्वामित्व, रूलिंग प्लैनेट, शासक ग्रह, अलग अलग 7 ग्रह। तो हो गई ना चौघड़िया की युद्ध, चौघड़िया का जो संबंध है ग्रहों से। और हर ग्रह कोई ना कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी है, अधिकृत, उनके सामान्य फल के अलावा। इस प्रकार हर चौघड़िया कोई ना कोई विशेष कार्य करने के लिए, विशेष प्रयोजन के लिए। तो चौघड़िया का उपयोग जरूर करें, वीडियो देखें, समझने की कोशिश करें और लाभान्वित। दिन का चौघड़िया काल बेला, बार बेला और राहु काल से ग्रसित होता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। तो जब भी अशुभता से अधिव्याप्त कोई चौघड़िया हो तो उसका त्याग करना जरूरी, उपाय कुछ भी नहीं। तो बंधु, हम चलते हैं
आज के चौघड़िया को दे। तो आज का दिन सोमवार अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और अमृत चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। तो 6:57 से 8:36 प्रातः काल चौघड़िया है, जो कि राहु काल और काल बेला से ग्रसित। वहीं 3:14 अपराह्न से 5:54 अपराह्न तक लाभ चौघड़िया है, जो कि वार बेला से ग्रसित। और रात्रि का चौघड़िया 9:14 रात्रि से 10:35 रात्रि तक काल रात्रि चौघड़िया से दिव्यार्थ। तो इस प्रकार जो चौघड़िया है उसकी उपयोगिता आपके समक्ष में रखा। और चौघड़िया जो राहु काल है, वार बेला और काल रात्रि बेला को छांट कर उसको अलग कर शेष चौघड़िया का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि चौघड़िया एक प्रमुहूर्त है जो सुबह शुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए कहा जाता है। पूजा, चाहे वो पूजा पाठ हो या नया कार्य हो। और यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहते हो तो कम से कम शुभ कार्य करने के लिए चौघड़िया जरूर देखें। जरूर देखें चौघड़िया दैनिक कार्य और विशेष कार्यों के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अंतिम प्रस्तुति में, जो अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है। तो चलिए, अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है आपके समक्ष। अंक ज्योतिष में आज का अंक हमारे जीवन में अंक बहुत अहम भूमिका अदा करता है, इसलिए इस पर थोड़ा परिचय दे देना जरूरी है कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसे, तब समझने की कोशिश करेंगे कि अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन करने की संभावना है। तो अंक ज्योतिष में जो एकल अंक ही प्रयुक्त होते हैं और वे अंक है 1 से 9। और जब भी एक से ज्यादा अंकों का समूह हमें प्राप्त होता है, कंपाउंड नंबर प्राप्त होते हैं, तो या एक दो से ज्यादा होते हैं, तो सब उसमें प्रयुक्त के सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक पर परिवर्तित कर लिया जाता है। शून्य को गणना में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह अनिश्चितता को दर्शाता है। और 1 से 9 अंक को यदि देखें तो मध्यम अंक 5 होता है, यानी 5 अपने से पीछे आने वाले अंक और आगे आने वाले अंकों को संतुलित कर, इसलिए 5 अंक अंक ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण अंक। अंक, ये अंक ज्योतिष 1 से 9 तक अंक जो है, इसका स्वामित्व फिर 9 ग्रहों का है। 1 का सूर्य, 2 का चंद्रमा, 3 का बृहस्पति, 4 का राहु, 5वां का बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और अंकों के साम्राज्य में हर अंक 1 से 9 के अलग अलग अद्भुत नाम है, उपयोगी नाम कहिए, जिससे जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। 1 को राजा या सरकार के नाम से जाना जाता है, 2 को रानी से, तीसरा को गुरु से, चौथा को शरारती तत्वों से, 5वां को राजकुमार से, 6ठा को मंत्री से, 7वां को धर्मगुरु से, 8वां को अधीनस्थ या अपने तबके से नीचे के लोग, साथ ही साथ न्यायालय से, 9वां को मंगल, 9वां को सेनापति, चिकित्सक और पुलिस। इस प्रकार अंकों को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। अंक ज्योतिष में कुछ स्टैटिक नंबर होते हैं जो जन्म तिथि, जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं, और उनसे हम कुछ अंक निकालते हैं। उदाहरण स्वरूप, जन्म तिथि में तिथि, वर्ष, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि का को जोड़कर एक अंक बनाते हैं तो प्राइम नंबर होता है, ड्राइवर होता है। और तिथि को, जो तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर, जब हम सभी को जोड़कर फिर एकल अंक बनाते हैं, उसे हम लाइफ नंबर कहते हैं, कंडक्टर। यानी पहला जो जन्म तिथि है उसको जोड़कर, तिथि को जोड़कर करते हैं तो वह मूलांक बनता है, ड्राइवर बनता है। और दूसरा अंक को जोड़ते हैं, बाकी अंकों को जोड़ते हैं तो भाग्यांक बनता है या कंडक्टर बनता है। एंजल नंबर भी में निकालते हैं, और वह एंजल नंबर होता है केवल वर्ष को जोड़कर। वर्ष को जोड़ते हैं, एकल अंक में परिवर्तित कर, वर्ष के अंकों को जोड़ते हैं, एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और पुरुष के लिए 11 से जो एकल अंक प्राप्त हुआ, पुरुष के लिए 11 उससे उसे घटाते हैं, और महिला के लिए 4 से उस 4 को उसमें जोड़ते हैं। तो जो एकल अंक हमें प्राप्त होता है वह है चिन्ह।
इस प्रकार हम स्टैटिक अंक प्राप्त करते हैं। अब डायनेमिक अंक का पहला जो डायनेमिक अंक होता है, जो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, वह है पहला अंक नाम। और नाम जो होता है वह जीवन पर्यंत हमें एक तरह की ऊर्जा देता है। वह ऊर्जा निगेटिव भी काम आ सकती है, पॉजिटिव भी काम आ सकती है, नकारात्मक कार्य भी कर सकते हैं, पर सकारात्मक कर सकते हैं। इसलिए अंक को, नए नाम को, हम उसको अंकों में परिवर्तित करते हैं। और उसको परिवर्तित करने के लिए हर नाम का अक्षर जो होता है इंग्लिश अंग्रेजी अल्फाबेट, उसका अंकीय मूल्य होता है। और उस अंकीय मूल्य को हम जो अक्षर है प्रयुक्त उसमें अल्फाबेट्स नाम में, उसको अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर देते हैं, उनके अंकों को जोड़कर और फिर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो मूलांक और भाग्यांक यानी ड्राइवर और कंडक्टर है, वह उसका नामांक दुश्मन नहीं है। इस प्रकार हम ये देखते हैं। और यदि कहें मित्र कौन है, दुश्मन कौन है, तटस्थ कौन है, यह सभी जानने से अच्छा है कि केवल यह जानिए कि शत्रु कौन। तो एक अंक का सबसे ज्यादा बड़ा शत्रु 8 अंक होता है। यानी अगर हम पिछले में देखें तो हर अंक, हर जो अल्फाबेट्स हैं उनके अंकीय मूल्य होते हैं। और इस तरह से अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक एक है, तो जातक का नाम का पहला अक्षर भी वैसे अक्षर से नहीं होना चाहिए जिसका जो अंकीय मूल्य है 8। और इसी तरह से 2 का भी, 3 का, 4 का हम सुनिश्चित करते हैं कि ये अंक में नहीं हो, क्योंकि अंक जो मूलांक और भाग्यांक का जो शत्रु अंक है वह नामांक में नहीं आए। यहाँ तक कि नामांक छोड़ दीजिए, अगले जो भी हम अंक कहीं से तराशते हैं, लेते हैं, चाहे वो मोबाइल के रूप में, चाहे गाड़ी संख्या के रूप में, मकान के रूप में, तो ये सुनिश्चित करें कि उसके शत्रु अंक नहीं आ रहे, क्योंकि वह परेशानी का कारण बने। तो चलिए, आज इतना ही परिचय। और भी अंक निकाले जाते हैं, पर्सनल नंबर, मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट वगैरह वगैरह, तो हम इसमें कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो आज का मूलांक, आज दिनांक 4/8/2025 है। मूलांक आज का 4 और 3 है। और ये 3 अंक 1 से 9 तक जितने मूलांक वाले जातक हैं सभी के लिए अच्छे हैं। तो है केवल 6 अंक को छोड़, यानी 6 अंक वाले से ज्यादा सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें, स्ट्रगल के संकेत मिल रहे हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, असंतोष के संकेत भी मिल रहे हैं। और शेष मूलांक वाले 1 2 3 4 5 7 8 9, इसमें से 4 मूलांक वाले तटस्थ हैं। 4 अंक और 3 अंक का तटस्थता का संबंध है, इसलिए सामान्य फल होने की संभावना है। और शेष जो अंक हुए जिनके मूलांक 1 बनते हैं, 2 बनते हैं, 3 बनते हैं, 5 बनते हैं, 7 बनते हैं, 8 बनते हैं और 9 बनते हैं, उनके लिए उत्तमता के संकेत हैं, अति उत्तमता के। तो चलिए, यह रही हमारी दैनिक पंचांग की प्रस्तुति। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं। हम आपको बताते चले कि जो दैनिक पंचांग में प्रस्तुत हुई, उसमें जो शंखनाद दिए गए, जो छवि ली गई, वह गूगल से ली। साथ ही साथ डेटा अतिरिक्त पंचांग से लिए गए, और कुछ जो तथ्य हैं वे विभिन्न पत्रिकाओं और ग्रंथों को जो हमने पढ़ा है उनसे लिए गए। तो चलिए, आज इतना ही। कल पुनः हम नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि फीडबैक में दें और पारिश्रमिक के रूप में पोस्ट को लाइक जरूर करें यूट्यूब पर। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय
जय भोलेनाथ। जय सोमदेव। जय चंद्र।